बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो तक हमने ले चैटेलियर प्रिंसिपल को कंप्लीट कर लिया। ले चैटेलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कैसे हम यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड को अप्लाई करके यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सकता है इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसकी एप्लीकेशंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कैसे यील्ड को इंक्रीज़ किया जाता है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस पढ़ेंगे हम। एक हम पढ़ेंगे हैबर्स प्रोसेस जिसमें अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ SO3 को कैसे फॉर्म किया जाता है और उसकी यील्ड को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है बाय अप्लाइंग ले चैटेलियर प्रिंसिपल। और SO3 से बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हैबर्स प्रोसेस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इस रिएक्शन के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इससे अमोनिया बनती है गैसियस फॉर्म में NH3 गैसियस फॉर्म में। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन का 1 मोल ही यूज़ होगा, हाइड्रोजन के 3 मोल यूज़ होंगे और अमोनिया के 2 मोल यहाँ पे बनेंगे। तो ये बैलेंस्ड इसकी केमिकल इक्वेशन है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो 2 मोल अमोनिया बनती है। या मोर प्रिसाइसली इसको हम यूँ कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है तो हम कहेंगे इसको 1 वॉल्यूम। गैसियस फेज के लिए हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और उससे 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इस अमोनिया का यूज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ज़्यादातर जो अमोनिया है वो यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूरिया खाद फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। इस तरह अमोनिया को एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी, जो धमाका करने वाली अशिया होती हैं एक्सप्लोजिव्स, उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अमोनिया जो है ये पॉलीमर्स के बनाने में भी, कुछ पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो ज़्यादातर यूरिया बनाने के लिए और एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हैबर्स प्रोसेस के ज़रिए इसको सिंथेसाइज किया जाता है कमर्शियल स्केल पर। तो ये हो गया हैबर्स प्रोसेस। अब चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ज़ाहिर बात है किसी न किसी स्टेज के ऊपर एक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। जब एक्विलिब्रियम अटेन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी, ज़ाहिर बात है। अब हम चैटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए एक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी जो एक्विलिब्रियम है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके जो प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज यील्ड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं अमोनिया की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। सबसे हमने पहला मेथड पढ़ा था बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को चेंज करते हुए कैसे हम यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें हमने बात की थी कि रेक्टेंट वाली साइड पे रेक्टेंट ऐड करते जाओ एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, या प्रोडक्ट वाली साइड से प्रोडक्ट को रिमूव करते जाओ तो एक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में अमोनिया को रिमूव किया जाता है, अमोनिया को निकाला जाता है एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, ताकि जो एक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो और मज़ीद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए। तो पहला तरीका तो ये है बाय रिमूविंग अमोनिया, यानी जो अमोनिया है एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद इसको रिमूव करते जाओ तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कैसे रिमूव करते हैं वो मैं आपको एंड पे जाके बताता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। सेकंड, जो हमने चेंज ऑफ प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा था कि प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि प्रेशर बढ़ाने से जो
एक्विलिब्रियम होता है वो उस तरफ शिफ्ट करता है जिस तरफ कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इस साइड पे टोटल 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, और प्रोडक्ट वाली साइड पे टोटल 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। जाहिर बात है अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड ले चैटेलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हम यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके। थर्ड, अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, यानी हीट जो है इस रिएक्शन के दौरान इवॉल्व होती है 90 किलो जूल पर मोल के करीब कुछ इस तरह रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है। तो इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, क्योंकि हीट जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हम हीट ऐड कर रहे हैं, तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस के लिए यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर को कम करके, टेम्परेचर को लो करके यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। तो थर्ड क्या है? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। और चौथे नंबर पे हमने कैटालिस्ट की बात की थी कि कैटालिस्ट जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं। कैटालिस्ट सिर्फ एक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, कैटालिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। उससे होता क्या है कि एक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। एक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होने का मतलब है रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम तब भी कंप्लीट मानते हैं जब उसमें एक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मजीद प्रोडक्ट तो नहीं बनेगी। तो कैटालिस्ट को यूज़ किया जाता है। कैटालिस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है? पीसीज ऑफ आयरन, आयरन यूज़ किया जाता है एज ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के तौर पे आयरन को यूज़ करते हैं। और पांचवें नंबर पे प्रमोटर, प्रमोटर वो चीज़ें होती हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, उनको प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर यहाँ पे एलुमिना यूज़ किया जा सकता है, सिलिका भी लिखा हुआ है वो भी यूज़ किया जा सकता है, मोलिब्डेनम यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट किस्म के प्रमोटर्स होते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए तो नहीं, हम कह सकते हैं रिएक्शन को जल्दी ख़त्म करने के लिए, एक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करने के लिए। तो कैटालिस्ट का काम मैंने आपको बताया, कैटालिस्ट का काम क्या होता है? ये एक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन होने में हेल्प करता है बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है दोनों रिएक्शंस का रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड का भी और रिवर्स रिएक्शन का भी। सपोज ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, इसको ऐसे समझ लो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। हमने यहाँ से इस पॉइंट तक आना है या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो ये रास्ता है जिसको क्रॉस करके, जिसके ऊपर चढ़ के हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। अब कैटालिस्ट का क्या काम होगा? अगर हम यहाँ पे इसको काट के, इस पहाड़ को काट के यहाँ पे कोई रास्ता बना लें तो यहाँ से हम इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं थोड़े टाइम के अंदर, यानी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो रास्ता बनाया है ये एज ए कैटालिस्ट काम करता है। पहले हमें ज़्यादा टाइम लगता था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, जब हमने इसको काट के दरमियान से रास्ता बना लिया तो अब कम टाइम लगेगा, यानी रास्ता है कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो कैटालिस्ट का यही काम होता है, उसने रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना होता है। अगर हम पहले 1 घंटे में यहाँ पहुँचते थे, फिर 1 घंटे में वापस आते थे, अब हम 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं, 10 मिनट में वापस आ सकते हैं, यानी 1 घंटे के अंदर अब हम 3 चक्कर लगा सकते हैं। तो रेट इंक्रीज़ हो गया। कैटालिस्ट का यही काम है, उसने जो रिएक्शन होने के लिए एक बैरियर होता है, एक समझ लो एक बैरियर होता है रिएक्शंस के होने के लिए, उस बैरियर को उसने लो करना होता है। जितना बैरियर लो होगा उतना रेट ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो जल्दी अटेन हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू चैटेलियर प्रिंसिपल, जिनको अप्लाई करते हुए हम इस रिएक्शन के रेट को, यानी रिएक्शन की जो यील्ड है उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएं और टेम्परेचर को कम करते जाएं तो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में अमोनिया को जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं, तकरीबन तमाम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
लेकिन कमर्शियल स्केल के ऊपर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कमर्शियल स्केल के ऊपर जो प्रोडक्ट होती है वो हमें जल्दी चाहिए होती है। अब ये नहीं है कि हम जो टेम्परेचर है उसे बहुत लो कर दें और बैठे रहें कि 10-12 दिन में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जो अमोनिया बनेगी उसे हम रिमूव आउट करेंगे, ऐसा नहीं होता। कमर्शियल स्केल के ऊपर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको जल्दी कंप्लीट करना होता है, और जो प्रोडक्ट होती है उसकी यील्ड भी हमने मैक्सिमम लेनी होती है, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। तो कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, कुछ मुनासिब कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, उनको अप्लाई करते हुए यील्ड को इंक्रीज़ किया जाता है। उनको हम इंडस्ट्रियल कंडीशंस भी कह सकते हैं, उनको हम ऑप्टिमम कंडीशंस भी कह सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि टेम्परेचर को बहुत डिक्रीज़ कर दें और प्रेशर को बहुत इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि वो जो मशीन्स वगैरह होती हैं जिनके अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, उनकी एक कैपेबिलिटी होती है कि यहाँ तक वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं, प्रेशर को बियर कर सकती हैं। इस तरह अगर हम टेम्परेचर को बहुत लो कर देंगे तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी, प्रोसेस बहुत देर में जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्विलिब्रियम बहुत देर में अटेन होगा। तो इसलिए कोई दरमियानी रास्ता निकालना होता है कि जो एक्विलिब्रियम है वो भी जल्दी अटेन हो जाए और जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो भी हमें मैक्सिमम मिले, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। तो इस रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस यानी जिन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं थोड़े टाइम के अंदर। तो टेम्परेचर इसके लिए तकरीबन रिक्वायर्ड होगा 400 डिग्री सेल्सियस या 450 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये बन जाएगा 673 केल्विन। इतना टेम्परेचर, प्रेशर तकरीबन 200 से 300 atm के दरमियान। और इस तरह से कैटलिस्ट मैंने आपको बता दिया, आयरन कैटलिस्ट यूज़ होता है और ये प्रमोटर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, और यील्ड को इस तरह से इंक्रीज़ करना है कि जो एक्विलिब्रियम है वो भी जल्दी अटेन हो जाए। तो इन कंडीशंस को हम ऑप्टिमम कंडीशंस कहते हैं। इन कंडीशंस में रिएक्शन करवाया जाता है तो यील्ड भी मैक्सिमाइज होती है और टाइम भी मुनासिब लगता है, जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी बुक में एक इस तरह ग्राफ भी बना हुआ है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए ये जो एक्स एक्सिस है इस पे उसने लिया हुआ है टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में, वाई एक्सिस पे उसने परसेंटेज यील्ड ली है। ये परसेंटेज यील्ड है 10%, 20, 30, 40 इस तरह 100%, और ये टेम्परेचर है 200, 250, 300, 350 इस तरह ये चलता जाता है। अब ये जो पहला ग्राफ है ये हमने 10 atm प्रेशर, इन जो प्रेशर है उसको हमने 10 atm मेंटेन किया है। अब देखो प्रेशर बहुत लो है, प्रेशर बहुत लो है 10 atm, तो 0 डिग्री पे जब टेम्परेचर बहुत कम है तो यील्ड मैक्सिमम है। जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी यील्ड जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ये हमने अभी बात की बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो 0 डिग्री पे ये तो कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो 10 atm हमने प्रेशर जो है 10 atm लिया है, तो 0 डिग्री पे देखो यील्ड जो है वो 50% है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो यील्ड कम होती जाएगी, यील्ड डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह जो सेकंड लाइन है वो हमने ड्रा किया है ग्राफ एट 100 atm प्रेशर। अब देखो 100 atm प्रेशर बढ़ाया है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर तो यील्ड बढ़ेगी। 10 atm और 0 डिग्री पे जो यील्ड थी वो कितनी थी, 50 थी। अब प्रेशर 100 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री है तो यील्ड कितनी होगी, तकरीबन राउंड अबाउट 80, यानी प्रेशर को बढ़ाने से यील्ड बढ़ गई। यही चीज़ हमने वहाँ पे लिखी है। अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो ये यील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह अगेन प्रेशर को हमने मज़ीद बढ़ा दिया तो ये मज़ीद बढ़े हुए प्रेशर के लिए ग्राफ इस तरह से आएगा 300 atm, यील्ड मज़ीद बढ़ जाएगी। यानी प्रेशर को हम बढ़ाते जाएंगे तो यील्ड जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, प्रेशर को बढ़ाते जाओ यील्ड बढ़ती जाएगी। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा फिर उसी तरह से जो यील्ड है वो डिक्रीज भी होती जाएगी। लेकिन जो इंडस्ट्रियल कंडीशंस हैं वो क्या है, तकरीबन 400 डिग्री टेम्परेचर हमें चाहिए और 300 डिग्री जो 300 atm है वो प्रेशर चाहिए। ये कुछ इंडस्ट्रियल कंडीशंस हैं
तो इन कंडीशंस में जो यील्ड होती है अमोनिया की वो तकरीबन 40 से 45% जो है अमोनिया इस एक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर मौजूद होती है। अब ये एक्विलिब्रियम मिक्सचर है, यानी तमाम गैसेस मिक्स होंगी, एक जगह के ऊपर ही होंगी, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद अमोनिया को रिमूव कैसे किया जाता है, उसके दो तरीके हैं, दो तरीके से अमोनिया को रिमूव किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है उसको हम लिक्विफाई करके रिमूव करते हैं इस रिएक्शन मिक्सचर में से, क्योंकि मिक्सचर के अंदर ये सारी गैसेस मौजूद होंगी। तो अमोनिया को रिमूव करते जाओ, बाकी गैसेस को रिकवर करके दोबारा से रिएक्शन कंटिन्यू रहता है और अमोनिया जो है उससे बनती रहती है। तो रिमूवल ऑफ अमोनिया कैसे की जाती है? रिमूवल ऑफ अमोनिया, अमोनिया को हमने रिमूव करना है तो उसके लिए क्या तरीका है? लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन यानी लिक्विफाई कर लो। जो अमोनिया का लिक्विफिकेशन पॉइंट्स होते हैं, जो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है, ये इन दोनों गैसेस के मुकाबले में जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। ये हमने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। अमोनिया चूँकि एक पोलर गैस है तो ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है, जबकि ये वाली गैसेस उन कंडीशंस के ऊपर, उस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर लिक्विफाई नहीं होती। चूँकि अमोनिया जल्दी लिक्विफाई हो जाती है तो इसको लिक्विड फॉर्म में लॉक कर लिया जाता है, ये गैसेस रिकवर कर ली जाती हैं, दोबारा से रिएक्शन होता है, मजीद अमोनिया जो है उसको बना लिया जाता है। इस तरह से यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है? बाय मिक्सिंग विद वाटर। अमोनिया जो है ये वाटर सोलुबल गैस है, ये वाटर सोलुबल गैस है, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक ये हल पजीर है। ये दोनों वाटर के अंदर सोलुबल नहीं है। बाय मिक्सिंग विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स करके भी इसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में इसको जो रिमूव करना लिक्विफैक्शन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। और लास्ट में उसने कुछ डाटा बताया हुआ है कि टोटल इस अर्थ के ऊपर जो फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की, फिक्सेशन का लफ्ज़ यूज़ किया है। जो बायो पढ़ते हैं उनको तो पता होगा फिक्सेशन क्या होता है। फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हवा की नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को यूज़फुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को फिक्सेशन कहते हैं। मोस्टली जो फिक्सेशन होती है वो बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेके उसे दूसरे यूज़फुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल फिक्सेशन का जो 13% है वो हैबर्स प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है। ये जो नाइट्रोजन हम लेते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है और ये गैसेस प्यूरिफाइड फॉर्म में ली जाती हैं। इस बात को भी याद रखना है, इनके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी तो वो पॉइजन का काम करती हैं। यहाँ पे हमने प्रमोटर लिखे थे, पॉइजन्स भी होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो इन गैसेस को प्यूरिफाई करके, इम्प्योरिटीज़ से पाक करके इनको यूज़ किया जाता है। तो टोटल जो फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की उसका 13% जो है वो किसके ज़रिए किया जाता है? हैबर्स प्रोसेस के ज़रिए। यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे दूसरे यूज़फुल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के अमल को फिक्सेशन कहते हैं। फिर अमोनिया बनाने के बाद मैंने उसका यूज़ बता दिया, यूरिया खाद बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव के अंदर और पॉलीमर्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये हैबर्स प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि अमोनिया को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। उसकी सारी कंडीशंस वगैरह मैंने आपको बता दी, इस ग्राफ को भी समझा दिया, फिक्सेशन क्या होता है ये भी बता दिया, ऑप्टिमम कंडीशंस भी बता दी कि चैटेलर्स प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए कैसे यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सकता है। चलिए, चैटेलर प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल स्केल पे या कमर्शियल स्केल पे सेकंड एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नाम आपने सुना होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को बनाया जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की यील्ड को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी कंडीशंस हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है। तो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। तो इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे SO2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 मोल्स ऑफ SO2, 1 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ SO3। ये रिएक्शन भी गैसियस फेज में होता है, गैसियस फेज में। तो हम कहेंगे
2 वॉल्यूम ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड react with 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ज़ाहिरी बात है किसी ना किसी स्टेज पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा, मज़ीद प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी। तो चैटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए हम कैसे यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखें तो हम बाय एडिंग रेक्टेंट वाली साइड पे कोई रेक्टेंट ऐड करके, बाय एडिंग रेक्टेंट, और दूसरा बाय रिमूविंग प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा फिजिबल होता है प्रोडक्ट को रिमूव कर लिया जाए एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, तो जो एक्विलिब्रियम होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। सेकंड, चूँकि रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है तो जो प्रेशर चेंज है वो भी इसको अफेक्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू चैटेलियर प्रिंसिपल अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो इस साइड पर रेक्टेंट वाली साइड पर टोटल 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इस साइड पर टोटल 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज करते हुए एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। टेम्परेचर का अगर हम इफेक्ट देखें तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट जो है एवॉल्व होती है। डेल्टा एच की जो वैल्यू है इसके लिए वो तकरीबन 192 किलो जूल पर मोल है। तो चैटेलियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हम इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो एक्विलिब्रियम होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब है यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा। तो थर्ड, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं या ओवरऑल कम टेम्परेचर पे रिएक्शन को करवाते हैं तो यील्ड को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। और चौथा कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है ताकि एक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी अटेन हो सके, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो कैटालिस्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं प्लाटिनम और V2O5, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, दोनों में से कोई भी कैटालिस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो अब मैंने आपको बताया कि प्रेशर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर कम करते जाओ तो यील्ड इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री में कमर्शियल स्केल पे इतना टाइम नहीं होता कि हम एक रिएक्शन को करवाने में 10-10 दिन या 20-20 दिन लगा दें, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो जल्दी चाहिए होती हैं। तो फिर यील्ड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, कम टाइम में यील्ड को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं रिएक्शन को करवाने के लिए। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है? ऑप्टिमम कंडीशंस उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी टाइम कम और जो यील्ड है वो मैक्सिमाइज। तो इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो होगा 600 सेल्सियस टेम्परेचर, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। केल्विन में इसको आप खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा। सेकंड, प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पे भी यील्ड को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, 1 atm प्रेशर, 1 से 2 atm प्रेशर। और थर्ड नंबर पे कैटालिस्ट का मैंने आपको बता दिया, उसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लाटिनम या वैनेडियम पेंटॉक्साइड कोई भी कैटालिस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो इन ऑप्टिमम कंडीशंस को अप्लाई करते हुए कम टाइम में हम यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक दफ़ा एक्विलिब्रियम अटेन हो जाए इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को फिर मिक्स किया जाता है H2SO4 के साथ। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ मिक्स किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इससे बनता है H2S2O7। इसको हम कहते हैं ओलियम। डायरेक्ट SO3 को वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा H2SO4। लेकिन ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, जो फॉग है वो प्रोड्यूस होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए डायरेक्टली SO3 को वाटर में डिज़ोल्व नहीं किया जाता। रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मिस्ट बन जाती है, फॉग बन जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स की, इसलिए SO3 को किस में डिज़ोल्व करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में। ओलियम बनता है, फिर ओलियम को वाटर के ज़रिए डाइल्यूट किया जाता है H2S2O7, इसमें वाटर डाल के इसको डाइल्यूट किया जाता है। तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड हम रिक्वायर्ड
डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का बना सकते हैं। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है और इस तरीके से चैटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए हम SO3 की यील्ड जो है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों प्रोसेसेस आपको समझ में आ गए होंगे, हैबर्स प्रोसेस और SO3 की मैन्युफैक्चरिंग चैटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कैसे यील्ड्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।